तो हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग ने हमारा एक्सरसाइज नंबर 5.4 कंप्लीट मतलब 5.3 कंप्लीट किया था। आज का जो वीडियो यहाँ पर हम लोग देखने वाले 5.4, जहां पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने पिछले जितने भी कंसेप्ट सीखे सारे के सारे। तो यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए स्क्रीन के ऊपर सारी चीजें अवेलेबल करवाई है, सारी चीजों को अच्छी तरीके से देखना। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, यहाँ पर हम लोग जानेंगे डिस्टेंस और बाकी सारी चीजों के बारे में, जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन कैसे निकाला जाता है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन कैसे निकाला जाएगा, और डिस्टेंस ऑफ ए ओरिजिन फ्रॉम ए लाइन कैसे निकाला जाएगा। ये सारी चीजों को हम लोग यहां पर सीखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे किस तरीके से हम लोग सर्कम सेंटर को समझ सकते हैं। और आप लोग को तो इन सेंटर वगैरह का फंडा नहीं है। स्टेट मतलब अगर आप लोग की बात करी जाए तो 11th स्टैंडर्ड के साइंस डिपार्टमेंट में उन लोग को बहुत सारी एडवांस चीजें जो आप लोग को थोड़ी सी कम करके डाली गई। एक चैप्टर एग्जैक्टली सेम है बट क्वेश्चंस आप लोग को थोड़े से कम है। तो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो इन सारी चीजों को अगर आप लोगों को समझना है तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो हमारे लेक्चर नंबर 5 है, एक्सरसाइज नंबर 5.4, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक देखेंगे। टॉपिक्स आपके सामने हैं, डिस्टेंस बिटवीन मैंने जो आप लोग को पहले ही बता दिया, और हमारा चैप्टर चल रहा है लोकस एंड स्ट्रेट लाइन। तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे 2 पार्ट में। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और, अगर आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स आते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, तो सारे डाउट्स वहां पे हम क्लियर नहीं कर पाते, तो आप लोग सिंपली आपके डाउट्स हमारे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करिएगा यहाँ पर। तो आप लोग के डाउट्स में मैं ट्राई करूंगा कि आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूं। और इसके अलावा भी आप लोग कोई चैप्टर्स अगर एडवांस में चाहिए होंगे, या अगर आप लोग स्कूल कॉलेजेस में पहले कोई चैप्टर हो गया होगा, अगर वो चैप्टर आपको अवेलेबल करवा के चाहिए होगा तो वो भी मैसेज कर सकते हैं आप लोग, ताकि वो चैप्टर्स आप लोग के लिए पहले हम कवर करवा सके। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें पहले ही बता दी गई है। मतलब कैसे बताया था मैंने? सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, इक्वेशन ऑफ लाइन अपन किस तरीके से स्लोप पॉइंट फॉर्म से निकलते वो बताया था, इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है वो भी मैंने आप लोगों को बताया है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म बताया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बताया। सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर दिख रही होंगी। अब यहाँ पर मैंने आप लोग को नॉर्मल फॉर्म भी बताया हुआ है। अच्छा, कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू के, और कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू y एक्सिस है, y एक्सिस का है, तो उसका इक्वेशन आता है x के टर्म में, तो x इक्वल टू के होगा। एक मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने आप लोग को दिया था, और स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला भी दिया था। तो सारी चीजों का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं आगे। आज हम लोग को क्या क्या देखना है, तो आज मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि अगर हम लोग को स्ट्रेट लाइन कोई भी दिया हुआ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो वहां से हम लोग किस तरीके से स्लोप x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करता मैं आप लोग को समझाता, अगर नहीं याद रहता तो किस तरीके से हम लोग याद करते हैं। मैं आप लोग को पहले बता दूं, जो x इंटरसेप्ट होता है ना, x इंटरसेप्ट जो होता है वो होता है हमारा -c/, y इंटरसेप्ट होता है -b/, और हमारा स्लोप जो होता है -a/b होता है। मगर ये आता कैसे है तो इसको समझेंगे यहाँ पर। इस स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग ने यहाँ पर लिखा हुआ है, और स्टैंडर्ड फॉर्म के इस्तेमाल से हम लोग x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट एंड स्लोप निकालना सीखेंगे। देखो, आप लोग को डबल इंटरसेप्ट फॉर्म याद करने की जरूरत पड़ने वाली है। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म अगर आप लोग याद करेंगे तो यहाँ पर आप लोग के सामने यहाँ पर देखो, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इक्वल टू की वो साइड होता है 1, तो उसको ध्यान रखते हुए हम लोग यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे इक्वल टू की साइड सिर्फ 2 टर्म्स होते हैं, एक होगा x का टर्म, दूसरा होगा y का टर्म, उसी को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो नोटिस करना यहाँ पर आप लोग, तो यहाँ पर मेरे पास क्या ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर 2 ही टर्म को रखूंगा, c को इक्वल टू की वो साइड भेज दूंगा। इक्वल टू की ये साइड हमारे पास 2 टर्म्स आ गए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस -c की जगह पे हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। अब मुझे ये बताना, -c को मैं किससे डिवाइड करूं तो मुझे 1 मिल जाएगा। ऑब्वियसली -c को -c ही से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं दोनों साइड डिवाइड करता हूं -c से। इधर डिवाइड करूंगा -c से, यहां डिवाइड करूंगा -c से, और यहां पर भी डिवाइड कर दूंगा -c से। अब आप लोग नोटिस करेंगे -c कैंसिल, बच जाएगा वहां पर 1। तो यहां पर मैं लिखता हूं 1। यहां पर नोटिस करेंगे x वैसी, यहां पर नोटिस करेंगे y वैसी। लेकिन दोस्तों देखो, अगर आप लोग याद करेंगे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में x के साथ कोई भी कोएफिशिएंट्स नहीं होते, वो डायरेक्ट नीचे होता है। तो यहां पर a और c डिवीजन में, तो इसको इस तरीके से अरेंज करना कि c और a उसी डिवीजन फॉर्मेट में रहे। मतलब मैं a को भेज दूंगा डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा, -c/a हो जाएगा, और इस b को भी भेज दूंगा डिनोमिनेटर में, तो -c/b हो जाएगा। अब इसे कंपेयर कर लो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो यहां पे ध्यान देंगे तो मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 से अगर मैं कंपेयर करूं तो हमें x इंटरसेप्ट जो a डिनोट करता है वो क्या हो जाएगा, -c/, और y इंटरसेप्ट वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा -c/b। तो मैंने पहले बताया था आप लोग को, x इंटरसेप्ट जो होता है वो -c/a होता है, और y इंटरसेप्ट जो होता है वो -c/b होता है। इस तरीके से हम लोग को x और y इंटरसेप्ट तो मिल गया। बट स्लोप कैसे निकालेंगे, सेम अगेन मैं क्या करूंगा, यहाँ पर
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लूंगा, बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लूंगा और इसे कन्वर्ट करूंगा मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो मैं इसको बी वाई को यहीं पे रखता हूं, मतलब y वाले टर्म को इधर पे रखता हूं, बाकी सबको वहां पे लेके जाता हूं। तो ए एक्स इधर पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, सी उधर पे जाएगा तो माइनस सी हो जाएगा। अब मैं करूंगा यहां पर y को अकेला कर दूंगा। आप लोग को याद होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में y के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होता। अगर ध्यान दिया जाए तो y के साथ यहां पर b बैठा, तो पूरे इक्वेशन को b से डिवाइड करता हूं, ये हो जाएगा y, ये माइनस ए बाय बी एक्स हो जाएगा और माइनस सी बाय ए। और अगर आप लोग याद करें तो इसे मैंने कंपेयर करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। याद करो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर x के साथ जो बैठा होता है वो होता है स्लोप, और जो यहां पर c दिख रहा है वो क्या है हमारा y इंटरसेप्ट। चलो इसे कंपेयर कर लेते हैं। तो यहां पर मुझे क्या मिल गया, x के साथ जो बैठा हुआ है वो है मेरा स्लोप, तो m की वैल्यू यहां पर मिल गई माइनस ए बाय बी, और माइनस सी बाय ए इज नथिंग बट मेरा y इंटरसेप्ट, जो कि मैंने पहले ही निकाल लिया हुआ। तो आपको ये तीन फॉर्मूले आपके दिमाग में डाल के रखने, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आपके एक्सरसाइज के ऊपर जो है वो इन्हीं क्वेश्चन की इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होने वाला है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये समझ में आ गया रहेगा और होपफुली ये फंडा भी क्लियर हो गया रहेगा। अब यहां पर मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए ओरिजिन फ्रॉम ए लाइन। हमारे पास ओरिजिन होता है, आप लोग को पता है एक्स और वाई एक्सिस है, ये एक्स और वाई एक्सिस की जो जहां पर भी इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को अपन ओरिजिन बुलाते हैं। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। यहां पर मैं लिखता हूं 0,0 और मैं अज्यूम करता हूं ये मेरी लाइन है। तो ऑब्वियसली कभी भी आप लोग को डिस्टेंस निकालने बोले तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। तो यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा उस लाइन के ऊपर। तो ये ओरिजिन से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, मॉड के अंदर c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वेयर a b c आप लोग यहां से निकाल सकते हैं। उसी तरीके से डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, तो उसको किस तरीके से निकालेंगे। अब देखो ये पॉइंट मान लो कि x1 y1 है और लाइन हमें पता है, लाइन हमारा क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। करना क्या है, सेम ax1 करना है, by1 करना है, प्लस c अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप लोग को आपका डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन भी मिल जाएगा। फाइनली बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालना। अब दो लाइन होंगे, दोनों पैरेलल होंगे, उस केस में क्या होता है मालूम है आप लोग का, ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, मतलब ये a ये b और ये a और ये b, दोनों लाइन के केस में जो दो लाइन्स होंगे, मान लो एक लाइन है हमारा ये और दूसरी लाइन है ये दोनों लाइन के केस में हम लोग का a और b का वैल्यू इक्वल होता है, और चेंज क्या होता है, c1 और c2 की वैल्यू चेंज होती है। ऐसी लाइन को बोला जाता है पैरेलल लाइन, जो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है, याद होगा आप लोग को। उसका कंडीशन क्या था, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ऐसा कुछ केस हुआ करता था पैरेलल लाइन का। तो इसी हिसाब से c1 और c2 यहां पर इक्वल नहीं होते, तो इसलिए हम लोग का फॉर्मूला निकल के आता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन का c1 माइनस c2 अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बट ध्यान में ये रखना है कि हमारा जो भी वैल्यू है उसको मॉड के अंदर डालना है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर सपोज c1 की वैल्यू बड़ी है तो हम लोग को पॉजिटिव ही मिलेगा, बट इन द केस c1 की वैल्यू छोटी हो गई तो हमारा वैल्यू नेगेटिव में भी जा सकता है। दैट टाइम हम लोग को इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें मॉड डाला नहीं बोलना है। तो तीन फॉर्मूले दिखे, तीनों में हम लोग ने मॉड डाला हुआ। ओके, मैंने आप लोगों को कुछ और भी चीजें बताई थी। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का बीच में रिलेशन होगा। मान लो एक लाइन है हमारे पास जिसका स्लोप है m1, दूसरा लाइन है जिसका स्लोप है m2, तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 परपेंडिकुलर लाइन के बीच का होगा m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। बट दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों का ढलान भी सेम होगा और स्लोप की वैल्यू भी सेम होगी, मतलब क्या, m1 इक्वल टू m2। ये सारे जितने भी कंसेप्ट मैंने आप लोग को बताए, इन सबका इस्तेमाल करके हम लोग को यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 5.4 सॉल्व करना है। तो आप रेडी हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज, अगर आप लोग ने पहले के वीडियो नहीं देखे हुए तो सबसे पहले जाके चैप्टर्स के जितने भी वीडियोस हमने यहाँ पर कवर किए सारे के सारे आप लोग कंप्लीट करें, ताकि आप लोग का ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। बहुत सिंपल चैप्टर है, बस आप लोग को कंसेप्ट बनाए रखना है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। स्टार्ट करता हूं, पहला क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट एंड ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। हम लोग को दो लाइन यहाँ पर एग्जांपल में दिए हुए, दोनों के केस में हम लोग को निकालना x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट एंड स्लोप निकालना। अच्छा चलो, सबसे पहला काम क्या होगा, पहले देखना है कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं होगा तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। हाँ, तो देखा जाए तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में पहले से ही है, तो इसे मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर कर दूंगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर कर लूंगा।
और जैसे ही मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे ए, बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू -6। अब बात करते हैं हम लोग एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट एंड स्लोप की। तो हमारा एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, -c/a। तो लिखता हूं यहां पर एक्स इंटरसेप्ट वो क्या होता है, -c/a। c की वैल्यू यहां पर -6 है, फॉर्मूला में भी माइनस है, तो ये माइनस और -6 अपॉन में a इज व्हाट 2, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3/2। सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं, वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, -c/b। वैल्यू ऑफ c इज व्हाट -6 अपॉन में b, b इज नथिंग बट 3। तो 3 से अगर मैं कैंसिल करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6, तो यहां पर मुझे y इंटरसेप्ट की वैल्यू जो मिलेगी 2 मिल जाएगी। इस तरीके से हम लोग का x और y इंटरसेप्ट आ गया। अब बात करेंगे स्लोप की, तो स्लोप बड़ा ही इजी है। स्लोप क्या होता है, -a/b। यहां पर हमारे पास a की वैल्यू 2 होने वाली और b इज 3, तो स्लोप इज -2/3। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन का हम लोग को स्लोप एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट तो मिल गया। बट दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहां पर हम लोग अगर इसे कंपेयर करेंगे तो यहां पर x प्लस 2y प्लस सी की वैल्यू यहां पर 0 होने वाली है। तो कंपेयर करते हुए इस चीज का ध्यान देना है और यहां पर मैं इसे सॉल्व करता हूं। तो कंपेयर करूंगा इसे, कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। तो नाउ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 0। यहां पे लिखता हूं a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 0। एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, -c/a। c इज 0, a इज 1, आंसर इज 0। अब y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट वो क्या हो जाएगा, -c/b। क्या हो जाएगा, -c/b। वैल्यू ऑफ c इज 0 अगेन, b इज व्हाट 2, तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब सब 0 हो जाएगा। तो ये तो बहुत इजी था। लेकिन स्लोप की बात करूं तो स्लोप क्या होता है, बहुत इजी तरीके से हमें मिलेगा -a/b। तो a की वैल्यू हमारे पास 1, b इज व्हाट 2, द आंसर विल बी -1/2। इस तरीके से हमें स्लोप मिल गया। अच्छा ये तो वही था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वापस से लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस को साइड में रख दिया अपन ने। तो ये था सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 1 सुपर इजी था, आप लोग को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, डाउट तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है, उसी हिसाब से अपन इसको लेके चलेंगे। चलो इसे देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखो ax मतलब क्या, 2x रहेगा सबसे पहले, y को उधर पे लूंगा तो -y, -4 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में, हाँ जी बिल्कुल है। जिससे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयरिंग विद लिखूंगा यहां पर, तो सीधी बात है a की वैल्यू मिल जाएगी, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करूंगा। इस केस में मुझे a की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2, b मुझे मिल जाएगा -1 एंड c मुझे मिल जाएगा -4। तो इस तरीके से a वाला हो गया। b को भी कर लेते हैं। अरे यहां पर तो x वाला टर्म ही नहीं है, तो क्या दिक्कत है, इसे हम लोग लिख सकते हैं ना, y -4 इक्वल टू 0 लिख सकते, चलेगा। और क्या कर सकते हैं, इसे 0x प्लस वाई -4 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। बन गया ना हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब इसे कंपेयर करूंगा, किससे कंपेयर करना होता है, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करूंगा, तो मुझे a, b और c की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। a इक्वल टू मिलेगा 0, b मुझे मिल जाएगा 1 एंड वैल्यू ऑफ c इज व्हाट -4। अब उसी तरीके से आप लोग इसको देख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, किसी भी कोएफिशिएंट के नीचे नंबर या कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। इस केस में हमारे पास x के नीचे 2 है, y के नीचे 4 है। तो व्हाट वी विल डू, हम लोग पूरे इक्वेशन को एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नीचे का बेस चला जाए। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 कैंसिल, लेकिन यहां पर जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2/4 कैंसिल होने की बजाय एक 2 डिनोमिनेटर में बच जाएगा। तो उस 2 को गायब करने के लिए मुझे एक और बार 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करूं तो मैं डायरेक्टली पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई क्यों ना कर दूं। तो मल्टीप्लाई अब इक्वेशन बाय 4, और जैसे मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये हो जाएगा 4x अपॉन में 2, ये हो जाएगा 4y अपॉन में 4, और ये हो जाएगा 4। अब यहां पर मैं कैंसिल करूंगा तो मुझे मिलेगा ये 2, ये कैंसिल होगा, मुझे मिलेगा 1, यहाँ पे 4 वैसे के वैसे, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 4।
स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू 0 चाहिए, तो यहां पर मिलेगा 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड फॉर्म। और अगर इसे कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के साथ, तो a की वैल्यू 2 बनेगी, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू -1। सिमिलरली जैसे अपन ने ये क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन किया और ये क्वेश्चन किया, डेफिनेटली आप लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप लोग के लिए क्या करना है, आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करना। इस केस में आप लोग का c का जो वैल्यू बनेगा वो 0 बनेगा। चेक कर लो, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो इसे आप लोग डेफिनेटली कर सकते हैं, आराम से करिए। हम लोग बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। शो दैट लाइन x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 आर पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, पैरेलल लाइन मतलब क्या होता है? सिंपल फंडा ये है, अगर दो लाइन पैरेलल हैं, इसका मतलब दोनों के बीच का जो स्लोप होने वाला है वो इक्वल होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो मान लेते एक लाइन है मेरे पास x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, तो इसे लिखता हूं x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करूंगा मैं मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म से, कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां पर मुझे a b c की वैल्यू मिलेगी और उसके साथ से मैं स्लोप निकालूंगा। तो a की वैल्यू मिल गई मुझे 1, b की वैल्यू -2 एंड c इक्वल टू 7। अब निकालूंगा मैं स्लोप, तो स्लोप क्या होता है? -a/b होता है। तो m की वैल्यू कितनी मिलेगी? -1 अपॉन में -2, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1/2। अब देखो मेरे पास दो लाइन है, पहली लाइन ये थी, इसलिए मैं इसका स्लोप को इसके स्लोप का नाम रखूंगा m1। तो इस तरीके से मुझे m1 की वैल्यू मिल गई 1/2। अब बात करते हैं सेकंड वाली लाइन की, उसमें भी सेम फंड अपन अप्लाई करने वाले, ध्यान देना। यहाँ पे मेरे पास क्या है? 2x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। अगेन मैं इसे कंपेयर करूंगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। तो कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ a इज 2, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 5। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उस हिसाब से यहां पर मैं स्लोप निकालूंगा, तो स्लोप क्या होता है? -a अपॉन में b होता है। अब वैल्यू ऑफ a इज 2, वैल्यू ऑफ b इज -4, पुट करते हैं। तो यहां पर मुझे m, स्लोप को मैं m से भी लिख सकता हूं। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू कितनी है? -4। तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल करूंगा तो 2 1 से 2 हो जाएगा। अब इस केस में स्लोप का नाम रखा मैंने m1, यहां पे नाम रख दूंगा m2। तो वैल्यू ऑफ m2 इज 1/2। क्या आपने नोटिस किया? m1 और m2 की वैल्यू क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। तो इस वजह से मुझे एक बात समझ में आ गई। क्या समझ में आया? कि दो लाइन पैरेलल है। तो सीन्स m1 इक्वल टू m2, बोथ लाइन्स, अब लाइन कौन कौन सी वो लिख लो, बोथ लाइन्स x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 आर पैरेलल टू ईच अदर। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो आप लोगों को कुछ इसी तरीके से सॉल्व करना। अब यहां पर अगर आप लोग को बोला तो परपेंडिकुलर है क्या वो चेक करो, तो हम क्या करते हैं? इसका स्लोप निकालते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं, और परपेंडिकुलर लाइन के बीच का रिलेशन आपको पता है। दोनों स्लोप को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को वैल्यू मिलनी चाहिए -1। तो उस केस में हम लोग को वो क्वेश्चन भी समझ में आ जाता। तो ये था पैरेलल का। अब परपेंडिकुलर का क्वेश्चन है नहीं, फिर भी मैंने आप लोग कंसेप्ट समझा दिया। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, इस पे ध्यान देना। इफ लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू p makes a triangle of area 24 square unit with the coordinate axis, then find the value of p। इस क्वेश्चन को हम लोग डायग्राम बनाए बिना नहीं समझ पाएंगे। यहां पर ध्यान देना, मैं एक डायग्राम बनाता हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन में बोला क्या वो उसको समझते हैं। सबसे पहले मैं x और y एक्सिस बना लेता हूं। ये मेरे बन गई y एक्सिस और ये मेरी बन गई x एक्सिस। अब क्वेश्चन पे आ जाओ वापस से। 3x प्लस 4y इक्वल टू p जो है एक ट्राइंगल बना रहा है, किसके साथ? कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो हमारे पास ऑब्वियसली दो ही कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक x एक्सिस है फिलहाल के लिए और दूसरी है y एक्सिस। अब इन दोनों एक्सिस के साथ मेरा जो लाइन है वो ट्राइंगल बना रहा है, तो उस ट्राइंगल को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ अभी आप लोग को। तो मैं लाइन बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये बन गया मेरा ट्राइंगल, दिख रहा है आप लोग को ट्राइंगल। जहां पर ये जो पॉइंट होगा इसको मैं O से डिनोट करता हूँ, ये पॉइंट को डिनोट कर लेता हूँ A से, और ये पॉइंट को डिनोट करता हूँ मैं B से। इस लाइन का इक्वेशन देख लेते हैं क्या है? 3x प्लस 4y इक्वल टू p। अब नोटिस करते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। अब सीधी बात है, यहां पर B पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा लाइन, तो ये B पॉइंट पर हमें मिलेगा हमारा x इंटरसेप्ट। उसी तरीके से ये लाइन y एक्सिस पर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस पॉइंट को अपन बुलाएंगे y इंटरसेप्ट।
तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एक्स और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलेगा, तो फटाफट से एक्स और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बाय डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो नाउ वी आर हैविंग 3x प्लस 4y इक्वल टू p। अब मैं क्या करूंगा, देखो मुझे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का फंडा पता है, इक्वलिटी के वो साइड होना चाहिए 1, तो मैं पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा p से। तो p से जैसे डिवाइड करूंगा तो यहां पर मुझे मिलेगा 3 अपॉन पी एक्स, यहां पर 4 अपॉन पी वाई इक्वल टू 1। बट x और y इंटरसेप्ट जो होता है उस टाइम पे हमारे पास डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में x के साथ कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो इसे उल्टा करना पड़ेगा। तो इसे लिखूंगा x अपॉन p बाय 3 y अपॉन अगेन p बाय 4 इक्वल टू व्हाट, यहां पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू व्हाट 1। तो इसे अगर मैं कंपेयर करूं मेरे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से, तो मुझे यहां का और यहां का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट मिल जाएगा। देखते हैं यहां पर, देयरफॉर बाय कंपेयरिंग विद डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, अब डबल इंटरसेप्ट फॉर्म आप सभी को पता है क्या, बहुत सिंपल है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, जहां पर a जो मेरा है वो x इंटरसेप्ट और b मेरा क्या है, y इंटरसेप्ट है। तो x इंटरसेप्ट में ढूंढ लूंगा, x इंटरसेप्ट की वैल्यू जो बनेगी वो हो जाएगी दोस्तों p बाई 3, और y इंटरसेप्ट की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी p बाय 4। अब इसे यहां पर समझते हैं, तो ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होगा x इंटरसेप्ट, यानी कितना हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा p बाई 3, और ये वाला कितना होगा, ये वाला होगा p बाय 4। अगर कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये होगा 0, p बाय 4, और ये होगा p बाय 3, 0। अच्छा, अब देखो यहां पर अपन क्या करते हैं, OB एंड OA का डिस्टेंस निकालते हैं। अब आप लोगों को बता रहा हूं क्यों, देखो यहां पर ट्रायंगल बन रहा है, AOB इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पर अगर मैं एक एरिया का फॉर्मूला लगाऊं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इज व्हाट OB, हाइट इज व्हाट OA। तो पहले मैं OA और OB की वैल्यू निकालूंगा। सिंस ये p बाई 3, तो ऑब्वियसली यहां से आकर जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, p बाई 3, और ये p बाई 4 है, तो यहां से आकर डिस्टेंस कितना होगा, p बाई 4 होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा देयरफॉर OA इक्वल टू p बाई 4 एंड OB इक्वल टू p बाई 3। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इक्वल टू हाफ इंटू OA इंटू OB। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, 24 स्क्वायर यूनिट। तो यहां पर मैं लिख लूंगा फटाफट से 24, और यहां पर लिखूंगा हाफ, OA की वैल्यू है p बाय 4, OB की वैल्यू है p बाय 3, p इंटू p स्क्वायर हो जाएगा। ये सारी वैल्यू को यहां पर भेजता हूं, तो यहां पर देखो 2 4 8, 8 3 24 यहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया p स्क्वायर। अच्छा, p स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लूंगा, तो आप लोग को पता नहीं जब भी स्क्वायर रूट लेंगे दो वैल्यूज मिलती है, एक प्लस में और एक माइनस में। स्क्वायर रूट ऑफ 24 मल्टीप्लाई बाय 4, 24 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, प्लस माइनस 24 आ गया। इस तरीके से हम लोग को यहाँ पर p की जो वैल्यूज मिली वो 2 मिली, और आप लोग को डेफिनेटली समझ में आ रहा है किस तरीके से मिली है। सारी चीजें आपके सामने, आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे तो आप लोग को पूरा फंडा, पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, इस तरीके से आप लोग को इसे सॉल्व करना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस वीडियो का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होना, लेकिन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग को ये क्वेश्चन अगर आ गया तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कल सेंटर ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are a -2/3, b 6, -1 एंड c 4 3। इसे मैं यहां पे समझाता हूं। सर्कम सेंटर मतलब होता क्या, पहले वो आप लोग को आना चाहिए। तो यहां पर मैं ट्राइंगल बना लेता हूं, एक ट्राइंगल मैंने बना लिया, जिसका नाम मैं रखता हूं प्यार से ABC। यहां पे रखा मैंने A, यहां पे रखा मैंने B, यहां पे रख दिया मैंने C। ठीक है, ABC समझ में आ गया यहां तक। अच्छा, ट्राइंगल बन गया। अब उसके बाद क्या है, एक कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, कितना दिया हुआ है, -2, 3, ये दिया हुआ 6, -1 एंड 4, 3। अब कुछ चीजें मैं आप लोग को याद करा देता हूं। सर्कम सेंटर मतलब क्या होता है, सर्कम सेंटर का मतलब होता है अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में किसी भी लाइन का बनाता हूं, समझ लो मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता हूं BC का। अब ये क्या होता है, तो ऐसी लाइन जो किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे उसे बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पर सपोज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC बनाता हूं, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB बनाता हूं, और साथ ही साथ लास्ट में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC बनाता हूं। तीनों के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक सिंगल पॉइंट पर मीट करते हैं इनसाइड द सर्कल, दैट पॉइंट इज नोन एज सर्कम सेंटर। सम केसेस में इनसाइड द सर्कल, कभी कभी बाहर भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इनसाइड ही मिलता है। अब उसी तरीके से इन सेंटर क्या होता है,
अब जैसे अपन ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखा, वैसे एंगल बाइसेक्टर भी होता है। सपोज एंगल बी का मैं एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूं, सी का बना रहा हूं और ए का बना रहा हूं, तीनों एक सिंगल पॉइंट पर आकर मीट करेंगे, दैट पॉइंट इज नोन एज इन सेंटर। ये समझ में आया? उसी तरीके से आप लोग का सेंट्रॉइड होता है। आप लोग को पता है ट्राइंगल के अंदर मीडियन भी होता है। मीडियन ऐसी लाइन होती है जो ऊपर अपोजिट पॉइंट से एक लाइन पर आकर इंटरसेक्ट करती है और उस लाइन पे उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, वो भी इक्वल पार्ट में। तो यहाँ पर मीडियन जैसे तीन बनाएंगे अपन ट्राइंगल के और तीनों एक सिंगल पॉइंट पर मीट करेंगे, उसे बोला जाएगा सेंट्रॉइड। और बात करते हैं ऑर्थो सेंटर की। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल में ऐसा लाइन होता है, ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हमारे तीन ट्राइंगल के अल्टीट्यूड आकर मीट करते हैं। मान लेते हैं मैंने ट्राइंगल में एक ये अल्टीट्यूड बनाया, एक अल्टीट्यूड यहां पर ऐसे बना और एक अल्टीट्यूड यहां पर बनेगा। तो ये अल्टीट्यूड से, अल्टीट्यूड मतलब क्या है? ट्राइंगल की हाइट्स है, और तीनों के एक पॉइंट पर आकर मिलेंगे, उसे बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने आप लोग को यहाँ पर समझा दी। अब ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को इसको समझना होगा। अब यहां पर बात करें हम लोग सर्कम सेंटर की, तो यह सर्कम सेंटर में होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। यहां पर हम लोग बनाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और उसके बाद देखते हैं क्या करना होगा। तो सबसे पहले अपन बना लेते हैं, अब देखो बीसी है, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सपोज मैं यहां पर बनाता हूं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आप लोग को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये रहा, ठीक है। ये बन गया मेरा, थोड़ा ज्यादा बड़ा बना, छोटा कर देते थोड़ा सा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी हो गया। बट ये एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, मैं अज्यूम करता हूं पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हो जाएगा पॉइंट डी इज व्हाट? मिड पॉइंट ऑफ बीसी। उसी तरीके से अगर मैं एसी की बात करूं तो एसी का भी एक मिड पॉइंट होगा, मैं अज्यूम करता हूं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एसी का। यहां पर ऐसे करके थोड़ा टेढ़ा बनाना पड़ेगा, एक मिनट रुको। इस तरीके से मैंने यहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पे बनाना है, ये बन गया एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वैसे और भी बहुत सारे बनेंगे, जैसे एक और फाइनल बच गया, और नहीं बहुत सारे नहीं, एक और बनेगा यहां से। तो फिलहाल अपन दो के ऊपर फोकस करते हैं, तीसरी की हम लोग को जरूरत वैसे पढ़ने वाली नहीं है। तो डीई, अब तीसरे की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? ऑब्वियसली अगर तीसरा बनाऊंगा तो यहीं से पास होगा। तो पहले दो का देख लेता हूं, बाद में तीसरा का मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। इसका नाम रख देता हूं मैं L1, इसका नाम रखता हूं मैं L2। अब यहां पे बढ़ते हैं, यहां पे लिखेंगे अपन L1 इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। L1 क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है हमारे BC लाइन का। उस हिसाब से D जो हमारा होगा पॉइंट, वो क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ BC हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वही स्टेटमेंट यहां पे लिखूंगा। तो और उसी के साथ साथ मैं यहां पे लिखता हूं देयरफॉर D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। हो गया। अब D के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता है, ठीक है। D के कोऑर्डिनेट्स में पहले निकाल लेता हूं, ठीक है। अब D कैसे मिलेगा? D अब मैं निकालता हूं इसके। अब सीधी बात है, मिड पॉइंट तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या आता है? जो अगल बगल के कोऑर्डिनेट्स हैं उन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2। जैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला 6 + 4 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, 6 + 4 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा -1 + 3 डिवाइडेड बाय 2। इसे सॉल्व करेंगे तो D मुझे मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा? 6 + 4 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5। यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 5, कॉमा -1 + 3 हो जाएगा 2, 2/2 कितना हो जाएगा 1। तो D के कोऑर्डिनेट्स मिल गए मुझे 5,1, D मिल गया। अब देखो यहाँ पर मैं जो बताने जा रहा हूँ, अब मुझे क्या निकालना है? सीधी बात है, मैंने बताया आप लोग को, सबसे पहले मैं लाइन L1 का इक्वेशन निकालूंगा, लाइन L2 का इक्वेशन निकालूंगा। अब L1 के ऊपर आ जाओ। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए आइदर मुझे दो पॉइंट की जरूरत पड़ती है या एक पॉइंट और एक स्लोप की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने इस लाइन L1 का पॉइंट D तो निकाल लिया, बट मुझे निकालना क्या है? अभी एक और पॉइंट चाहिए। तो सीधी बात है, एक पॉइंट यहाँ पर, अब वो कैसे निकालूंगा उसके लिए तो वही तो पॉइंट फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट दिख रहा है आप लोग को? यही पॉइंट की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये मेरा क्या है, एक इसका नाम रख देते हैं CEFG, H रख देता हूँ, इस पॉइंट का नाम H। तो H के तो कोऑर्डिनेट निकालने हैं, बट वो कैसे निकालूंगा? तो सबसे पहले मुझे एक और फंडा समझना पड़ेगा। लाइन L1 जो है वो BC को परपेंडिकुलर है, समझ में आ रहा है? और परपेंडिकुलर लाइन के बीच का स्लोप हमें पता होता है, M1 × M2 = -1। तो किसी तरीके से मैं BC का स्लोप निकालता हूं और स्लोप ऑफ BC निकालने के बाद स्लोप ऑफ लाइन L1 में मिल जाएगा। चलो देखते हैं यहां पर, यहां पर लिखता हूं स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा? y2 - y1 / x2 - x1। इस केस में y2 की वैल्यू 3 है, -(-1) अपन x2 की वैल्यू 4 है, -6। बराबर क्या? चेक करो, 3 -(-1) 4 -6, 3 -(-1) हो जाएगा 2, 4 -(-6) हो जाएगा 4 -6 हो जाएगा -2, यह आ जाएगा मेरे पास -1। कुछ गलत किया? बिल्कुल। 3 -(-1) होता है दोस्तों 4, यही एग्जाम में हमारे साथ होता है, यही एरर हम लोग एग्जाम में भी करके आते हैं।
तो 3 -1 हो जाएगा 4, 2 इधर पे आ जाएगा 2, ठीक है यहां तक, और माइनस साइन के साथ आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा -2। स्लोप ऑफ BC मिल गया। अब सीन्स हम लोग को पता चल गया जो लाइन L1 है इसको परपेंडिकुलर BC को यहां पर लेकर ना, L1 इज परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर स्लोप ऑफ L1 मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ BC, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। क्लियर हो गया। तो स्लोप ऑफ BC हम लोग ने जस्ट निकाला कितना -1/2, तो स्लोप ऑफ L1 हमें मिल जाएगा -1 अपॉन में -1/2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 ऊपर, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 2। तो स्लोप ऑफ लाइन L1 मिल गया हमें, कितना मिल गया 2। अब लाइन L1 का हमारे पास स्लोप है और लाइन L1 के ऊपर का एक पॉइंट D है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से अपन L1 का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखते हैं अपन इक्वेशन ऑफ लाइन L1 बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। यहां पर क्या आएगा x माइनस x1, इसके साथ क्या आएगा m इक्वल टू y माइनस 5। अच्छा m की वैल्यू मेरे पास है कितनी है, m हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे लिखता हूँ 2 इंटू x माइनस x1। अब यहाँ पे d के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5,1, तो x1 हमारे पास 5 है, y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है, तो यहाँ पर पुट कर दूंगा, और 2x माइनस 10 इक्वल टू y माइनस 1, सबको यहाँ पर लूंगा 2x माइनस y, 10 को वहाँ पे लेता हूँ, 10 माइनस 1, तो 2x माइनस y इक्वल टू 9। ये मेरे इक्वेशन ऑफ लाइन L1 आ गई। जिस तरीके से मैंने लाइन L1 का स्लोप निकाला, सिमिलरली लाइन L2 का भी स्लोप निकालूंगा। अब चलो सारी कंसेप्ट को पहले यहाँ पर रिवाइज कर दो, फिर आगे बढ़ता हूँ। L2 किसको परपेंडिकुलर है, AC को परपेंडिकुलर है, और सीधी बात है L2 इज व्हाट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। दो चीजों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले E के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और स्लोप ऑफ L2 निकालेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म से उसका भी इक्वेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ L2 इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, देयरफॉर E का जो E इज ए मिड पॉइंट हो जाएगा, इसकी वजह से मिड पॉइंट ऑफ AC। इस चीज को अपन यहां पर लिखेंगे और वैल्यूज निकालेंगे। यहां पर E का कोऑर्डिनेट मैं निकालता हूं, ध्यान देना। अब इस केस में मेरे पास x1 है -2, x2 है 4, ठीक है, y1 है 3 और y2 है वो भी 3 है। यहाँ पर -2 + 4 अपॉन में 2, 3 + 3 अपॉन में 2, -2 + 4 होता है 2, और 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर E के कोऑर्डिनेट मिलेगा 1, 3 + 3 6, 6 अपॉन में 2 इज व्हाट 3। तो मेरे पास अभी पॉइंट तो आ गया। अब बात करते हैं स्लोप की, तो सीधी बात है स्लोप ऑफ पहले क्या निकालूंगा, AC निकालूंगा। AC का स्लोप निकालते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 3 - 3 अपॉन में 4 - 0 हो जाएगा, 3 - 3, एक मिनट, 3 - 3 अपॉन में 4 -2, तो 3 - 3 अपॉन में 4 -2, इस तरीके से लिखना, ठीक है। एक बार मैं रफ करके फिर से लिखता हूँ, क्या बनेगा 3 - 3 अपॉन में 4 -2, 3 - 3 0, 0 अपॉन में 4 -2 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा +6, और ऑब्वियसली 0 मिलने वाला है, तो स्लोप ऑफ AC मिल गया। इस चीज पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अभी यहाँ पर बहुत ही गड़बड़ होने वाला है, बताओ क्यों। अब देखना, ध्यान देना, सीधी बात है, हम लोग को एक चीज मालूम पड़ गई, तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं उनके स्लोप का रिलेशन हमें पता है। तो सीधी बात है स्लोप ऑफ, इसको पकड़ लेता हूं फिलहाल के लिए, m' पकड़ के रखता हूं, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन L1 मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ लाइन AC इक्वल टू व्हाट -1। ये समझ में आ गया। L1 का स्लोप अपन ने जस्ट निकाला, वो 0 है, ठीक है। तो इसको मैं फिलहाल m' लिखता हूं, मैं पुट नहीं कर रहा, ध्यान देना, पुट नहीं कर रहा, m' ही रख रहा हूं, 0 पुट नहीं कर रहा हूं। तो स्लोप ऑफ लाइन AC आ जाएगा इक्वल टू -1, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन AC मुझे मिल गया -1 अपॉन m'। मैंने क्यों नहीं पुट किया, अभी आप लोग को नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा। अगर सपोज मैंने यहाँ पे 0 पुट किया होता तो यहाँ पे 1/0 क्या हो जाता, नॉट डिफाइंड, वो वैल्यू अपने को पता नहीं है, इसलिए मैंने पुट नहीं किया, इसको वैसे ही रखा हुआ है। अब निकालता हूं इक्वेशन ऑफ लाइन L2 बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। m की वैल्यू है m इंटू x माइनस x1 y माइनस y1। m की वैल्यू हमारे पास कितनी, -1 अपॉन m', x माइनस x1, x को वैसे ही रखता हूं, x1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1, और y1 की वैल्यू है 3, तो 1 - 3, m' की वैल्यू है 0, वहां पर भेजता हूं, -1 x - 1, और यहाँ पर m' इंटू y - 3।
एम डैश की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पर, और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 0, हो जाएगा -x+1। ठीक है, अब यहाँ पर बचा -x+1 इक्वल टू 0, x वहां पे जाएगा तो +x, x की वैल्यू आ गई 1। इस तरीके से हमें x की वैल्यू 1 मिल गया, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन L2 जो मुझे मिला कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब हमारे पास दो लाइन है, इस चीज को यहां पर मैं समझाता हूं, दो लाइन है हमारे पास और दोनों लाइन सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट पे मान लेते हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2, दोनों एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, दोनों को सॉल्व करके। यानी हमारे पास पहला जो लाइन था 2x - y = 9, और दूसरा जो लाइन हमारे पास x = 1, दोनों को सॉल्व करके हम लोग क्या निकालेंगे, इक्वेशन। तो यहां पर मैं वही करूंगा, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L1 and L2 is given by solving them, ऐसा बोल सकते हो, can be calculated by solving them simultaneously. Point of intersection of line L2 and L1 can be calculated by solving them simultaneously. अब साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते हैं आप लोगों को पता है, आप लोगों ने 10th में किया हुआ, लेकिन फिर भी अपन करेंगे। पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, x क्या है हमारे पास, 2x - y = 9, तो इसको लिखता हूं 2x - y = 9, और दूसरा इक्वेशन है x = 1। सीधी बात है, x की वैल्यू 1 यहां पर मैं पुट करूंगा और मैं मेरे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ूंगा। तो 2 1 = 2 - y = 9, 2 वैसे -9 = y उससे चला जाएगा, y की वैल्यू कितनी आएगी, -7। तो पॉइंट ऑफ, या फिर बोल सकते आप लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर क्या हो जाएगा, 1, -7, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -7। इस तरीके से हम लोग को हमारा सॉल्यूशन मिल गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा लेंथी जरूर हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आप लोग मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आप लोग को ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो ट्राई करना कि इस क्वेश्चन को एटलीस्ट 1 to 2 टाइम सॉल्व करना, क्योंकि इसी फंडे को आप लोग को इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप कि ढेर सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए रहेंगे। मेरे हिसाब से सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, तो डेफिनेटली आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर भी हुआ रहेगा। फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे मेरे सिंपली इंस्टाग्राम आईडी पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन इसके आगे वाले क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।